बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो टॉपिक आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिकेट नम्स इसमें शामिल है ईटा, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक शामिल होंगे उसी से हम हर पॉसिबल कॉम्प्लेक्स और बेसिक एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके तमाम पॉसिबल एमसीक्यूज क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, पीएमसी प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, वैसे सिंपल प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हर कॉम्प्लेक्स मतलब हर मुश्किल एमसीक्यूज, हर बेसिक एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड हर एमसीक्यूज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक से जो आपके एग्जाम में शामिल है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, अ कॉइल कैरीज करंट, मतलब कॉइल्स कैरीज 1 एम्पेयर करंट। एक कॉइल है उसमें जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 माइक्रो हेनरी। अब आपसे सिंपल क्या पूछ रहे हैं कि एनर्जी क्या होगी। इंडक्टेंस आपको क्या गिवन है, 20 माइक्रो हेनरी। आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको एक फार्मूला है, आपको पता भी था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो वहां पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, एनर्जी स्टोर के फार्मूले वहां पर भी बताया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में मतलब करंट यहाँ पर क्या है, द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा। सिंपल आपसे ये पूछा कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर होगी अगर करंट 1 एम्पेयर उस कॉइल से पास करे और वहां पर 20 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस हो, तब एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो याद रखना इस एनर्जी का फार्मूला हमारे साथ क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई करंट का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इंडक्टेंस हमारे साथ क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिली। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 माइक्रो मिली, 10⁻⁻⁶ माइक्रो हेनरी से। तो माइक्रो किसके इक्वल है, 10⁻⁻⁶। तो मैंने 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ हेनरी मल्टीप्लाई बाई इसका यूनिट है हेनरी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट हमारे साथ क्या है 1, तो करंट का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, सही है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ पर क्या गया 10, 10 यहाँ पर 10⁻⁻⁶। तो 10 माइक्रो एनर्जी का यूनिट क्या है 10 माइक्रो जाउल। आपके साथ आंसर सिंपल क्या आ गया 10 माइक्रो जाउल आपके साथ आंसर आ गया। या 10 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ जाउल। सिंपल इस तरह भी लिखो 10⁻⁻⁶ जाउल। तो या आप इस तरह लिखो कि 10⁻⁶, 10 मल्टीप्लाई बाई सॉरी क्या है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ जाउल, सही है। इस तरह लिखो, या सिंपल यहाँ पर एक पावर को क्या कर दो, कम कर दो। इस 10 को अगर आपने नहीं लिखना है, यहाँ पर एक पावर कम करना पड़ेगा, तो फिर क्या आएगा 10⁻⁻⁶ जाउल। ये 10 अगर आपने नहीं लिखना है, सही है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो 10⁻⁵ जाउल। तो ये तीनों फॉर्म में आपसे आंसर आ सकता है। मगर यहाँ पर हमने देखना है यहाँ पर क्या लिखा है 40 माइक्रो जाउल, 10 माइक्रो जाउल, 30 माइक्रो जाउल। तो आपके साथ आंसर क्या होगा 10 माइक्रो जाउल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मुख्तलिफ फॉर्म आपने पहले आंसर को देखना है, फिर आपने उस आंसर की कन्वर्जन उसी तरह करनी है। तो सिंपल यहाँ पर 10 माइक्रो जाउल आंसर आ गया, तो 10 माइक्रो जाउल यहाँ पर आपको एमसीक्यूज ऑप्शन में भी गिवन है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2, द इंडक्टेंस इज 20 मिली हेनरी। इंडक्टेंस आपके साथ क्या है 20 मिली हेनरी। इसके बाद द करंट इज 4 एम्पेयर, आपके साथ करंट 4 एम्पेयर है इन 2 सेकेंड। करंट 4 एम्पेयर वहां से गुजर रहा है इन 2 सेकेंड। टाइम भी आपको गिवन है 2 सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस विल बी, वहां पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल आपसे ईएमएफ पूछा हुआ है, क्या पूछा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है और इंडक्टेंस भी गिवन है। तो सिंपल यहाँ पर कौन सा फार्मूला होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू आपको इंडक्टेंस कितना गिवन है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या माइनस साइन आता है, सही है। यहाँ पर हम माइनस साइन लिखते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर आप माइनस साइन ना लिखो, इसलिए क्योंकि वो लेंस लॉ से रिलेटेड, मतलब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि वो माइनस साइन क्या है करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पर आंसर में कोई माइनस नहीं है, तो वहाँ पर माइनस हम लिखते भी नहीं इसे। तो ईएमएफ इज इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई करंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये फार्मूला आपने लगाना है। इंडक्टेंस भी आपको गिवन है, करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो आपके साथ क्या आएगा ईएमएफ आएगा। इंडक्टेंस आपके साथ कितना गिवन है
इंडक्टेंस आपके साथ 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिली 10⁻³ के इक्वल है। और आपके साथ करंट कितना गिवन है, 4 एम्पेयर। करंट 4 एम्पेयर, यहाँ पर सिंपल करंट पुट कर देना है 4 एम्पेयर डिवाइडेड बाई, आपने डिवाइड करना है। टाइम आपके साथ कितना गिवन है, 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सही है। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 40 नीचे 10⁻³ सही है। उसको उसी तरह लिख लेना। अब अपने ऑप्शन आंसर को पहले यहाँ पर क्या लिखना है, वोल्ट, सही है, क्योंकि EMF का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो ऑप्शन को आपने देखना है 40 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 40 10⁻³ की जगह क्या लिख देना है, मिली वोल्ट। तो इसको दोनों आंसर आपके साथ क्या है, करेक्ट है। जो ऑप्शन में गिवन होगा उसी आंसर को क्लिक कर देना। 20 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट, आपके साथ आंसर क्या है, 40 मिली वोल्ट। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, इन फैराडेला द EMF इंड्यूस इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन। अब सिंपल फैराडेला का स्टेटमेंट आपको पता है कि इंड्यूस जो EMF है वो इंड्यूस वहाँ पर होता है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है किसी भी सर्किट में। अब सिंपल ऑप्शन ए में मैग्नेटिक फ्लक्स पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर, डी में क्या लिखा हुआ है, आर पर। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेला EMF का यहाँ पर आपको रिलेशन भी पता है कि EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेला EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया था जब किसी भी क्वांटिटी के साथ नीचे टाइम डिवाइड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम क्या, ऊपर क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है, नीचे क्या लिखा है, टाइम। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, इस दोनों को मतलब वर्डिंग में किस तरह पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो EMF का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी पर EMF भी क्या करेगा, इंड्यूस, मतलब इंड्यूस EMF भी इसी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल ऑप्शन ही करेक्ट है। मगर डी में क्या लिखा हुआ है, आल। तो पहले तमाम ऑप्शन को पढ़ लेना चाहिए। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता। आपको ऊपर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, टाइम। ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर चेंज ऑफ फ्लक्स, नीचे टाइम। तो यहाँ पर EMF का डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए सिंपल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन आल करेक्ट नहीं है, तो सिंपल ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर इंड्यूस EMF क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके बाद AC जनरेटर डज नॉट है। AC जनरेटर में क्या नहीं होता है, सिंपल स्प्लिट रिंग, ऑप्शन बी में स्लिप रिंग, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, ब्रशेज ऑफ कार्बन, ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, आल। अब आपको पता होना चाहिए कि AC जनरेटर में क्या नहीं होता है और DC में क्या नहीं होता है। याद रखना AC जनरेटर डज नॉट है, AC जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं होती, याद रखना स्प्लिट रिंग, स्प्लिट जो स्लिप रिंग नहीं। याद रखना DC जनरेटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट रिंग, जबकि AC जनरेटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्लिप रिंग। आपसे पूछा हुआ कि AC जनरेटर में क्या नहीं होता, तो AC जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं होती। स्प्लिट रिंग कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट रिंग DC मोटर में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ आ गया कि क्योंकि DC मोटर वहाँ पर क्या है, हमें डायरेक्ट करंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसलिए AC जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं पाए जाते, इसलिए AC जनरेटर में स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग पाए जाते। तो इसको आपने याद रखना है। अक्सर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। DC मोटर में स्प्लिट रिंग पाए जाते हैं, जबकि AC मोटर में स्लिप रिंग। तो यहाँ पर AC जनरेटर डज नॉट हैव स्प्लिट रिंग, AC जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं पाए जाते। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5, इन DC मोटर द स्प्लिट रिंग आर 2 हाफ्स। मतलब स्प्लिट रिंग क्या है, इस तरह DC मोटर में इस तरह स्प्लिट रिंग पाए जाते हैं, दो, इस तरह दो स्प्लिट रिंग पाए जाते हैं। वो स्प्लिट क्यों कहते हैं, क्योंकि दरम्यान से इस तरह स्प्लिट किए जाते हैं, एक ही रिंग होता है। 2 हाफ्स ऑफ अ रिंग दैट एक्ट एज। अब DC मोटर में जो स्प्लिट रिंग पाए जाते हैं, आपने एक बात याद रखना है कि DC मोटर में क्या पाए जाते हैं, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग नहीं पाए जाते। स्लिप रिंग AC जनरेटर में पाए जाते हैं। वहां पर जो स्प्लिट रिंग है उसका 2 हाल्व है, 2 हाल मतलब 2 से उस रिंग के दैट एक्ट एज, वो जो स्प्लिट रिंग है वो एक्ट करता है किस तरह। ऑप्शन ए में लिखा है मोटर की तरह एक्ट करता है, ऑप्शन बी में लिखा है कार्बन ब्रशेस, ऑप्शन सी में लिखा है कम्यूटेटर, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। याद रखना ये स्प्लिट रिंग क्या है, कम्यूटेटर की तरह काम करता है। स्प्लिट रिंग क्या है, DC मोटर में जो स्प्लिट रिंग है वो किसकी तरह काम करता है, कम्यूटेटर की तरह काम करता है। एमसीक्यूज नंबर 6, ये क्या है, UHS 2022 फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज नंबर 6, ये फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है। तो अपने यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है कि इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो
फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, मतलब ट्रांसफार्मर में कौन सी कनेक्शन नहीं होती, आप ये पहला स्टेटमेंट हमें ये बता रहे हैं। बट देर आर डैश लिंक, कौन सी लिंकेज ट्रांसफार्मर में पाया जाता है और कौन सा लिंकेज नहीं पाया जाता। पहला स्टेटमेंट में आपको बताया कि ट्रांसफार्मर के जो कॉइल्स है वो किस तरह लिंक नहीं होते। दूसरे ऑप्शन में ये बताया गया कि ट्रांसफार्मर के लिंक किस तरह, मतलब दो कॉइल्स है वो किस तरह लिंक होते हैं। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन बी में मैग्नेटिकली, मतलब इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। क्या ट्रांसफार्मर में जो दो कॉइल, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, उसी फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल भी है वो क्या, ये फर्स्ट पेपर में आया भी हुआ है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी आपने याद रखना है। तो इसलिए इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज, उसमें इलेक्ट्रिकल लिंकेज नहीं होता है, उसमें उस तरह दो कॉइल्स प्रेजेंट। ये कॉइल, लेट सपोज ये कॉइल, मेरे पास एक कॉइल सही है, इस कॉइल को मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, अटैच कर दिया। सही है, एसी सोर्स है, सही है, याद रखना बैटरी से नहीं, एसी सोर्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर वर्क नहीं करता, इसलिए यहाँ पर मैंने एसी, इसके साथ एसी करंट अटैच किया हुआ है। एक कॉइल है, जब आप इसके साथ एसी करंट अटैच करोगे, यहाँ पर आप लेट सपोज यहाँ पर गैल्वानोमीटर भी लगाओ, तो यहाँ पर जब फ्लक्स चेंज होगा, सही, इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसके करीब में एक दूसरा कॉइल आप भी रख सकते हो। इस तरह दूसरा कॉइल रखो, क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल प्रेजेंट होता है, दूसरा कॉइल रख दो और इसके साथ क्या अटैच कर दो, गैल्वानोमीटर अटैच कर दो। सही है, आपने गैल्वानोमीटर अटैच किया, या करंट की डायरेक्शन आपको यहाँ पर ईएमएफ पता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया या नहीं। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जब यहाँ पर आपने इस कॉइल को एसी के साथ अटैच कर दिया, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस दूसरे कॉइल में भी ये फ्लक्स क्या होगा, इस तरह गुजर जाएगा। तो इस दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स गुजर जाएगा। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में भी फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फ्लक्स जब चेंज होता है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक करंट में हम क्या करते हैं, एक कॉइल में करंट इंड्यूस करते हैं, उसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में खुद फ्लक्स चेंज होता है, उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कॉइल में भी क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस कॉइल के करीब ये कॉइल हमने रखा हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है ये दो कॉइल इलेक्ट्रिकली लिंक है या नहीं। याद रखना ये दोनों कॉइल क्या है, किस तरह लिंक है, दोनों किस तरह, दोनों में क्या कनेक्शन है, नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज। दोनों को हमने इलेक्ट्रिकल लिंकेज नहीं दिया हुआ है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल तौर पर लिंक नहीं है। तो इसलिए इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज, दोनों को हमने इलेक्ट्रिकली तौर पर लिंक नहीं किया हुआ है। बट या बिटवीन द टू कॉइल, बट देयर आर मैग्नेटिकली लिंक, दोनों क्या है, मैग्नेटिकली लिंक है। यानी इसका जो फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स यहाँ पर इसमें भी है, इसका जो फ्लक्स है, इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल में भी क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो दोनों का फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस। तो दोनों कॉइल क्या है, इलेक्ट्रिकली, दोनों कॉइल नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। दोनों ट्रांसफार्मर के जो दो कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिकल लिंकेज नहीं होता, बल्कि वो मैग्नेटिकली तौर पर क्या होते हैं, लिंक होते हैं। सही, ये फास्ट पेपर 2022 का एमसीक्यू 2022 यूएचएस पास पेपर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। Excuse number 7. The length of a conductor is 2 centimeter and moving through 90 degree. मतलब वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, जो एंगल है, to the magnetic field of 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जो मौजूद है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 5 टेस्ला है। and moving through 100 मीटर पर सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड है। the EMF induced will be, उसमें EMF कितना इंड्यूस होगा। यहाँ पर मोशनल EMF का केस आ रहा है, मोशनल EMF किस तरह, उसका जो फार्मूला क्या था कि EMF इज इक्वल टू VBL sin थीटा। इससे एमसीक्यूज आते भी है इस फार्मूले से, इसको आपने याद, ये करंट नहीं है, ये लेंथ है, VBL sin थीटा। आपको क्या गिवन है, sin थीटा गिवन है, लेंथ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। आपने EMF क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करो, EMF इज इक्वल टू वेलोसिटी आपके साथ 100 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, लेंथ आपके साथ क्या है 2 सेंटीमीटर। अब अपने लेंथ को क्या करना है, एक्चुअल यूनिट बनाना है। एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो जब आप, मैंने आपको बताया भी था, जब आप सेंटीमीटर से किस में जाते हो, मीटर में, ये आपने याद रखना है। सेंटीमीटर से मीटर में जाते हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 100 से डिवाइड करने पर। अगर आप रिवर्स करोगे, मीटर से सेंटीमीटर में आओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सही, तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो सिंपल 100 को हम क्या करेंगे,
जो 2 सेंटीमीटर है, 2 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, सही है। तो अब इसको आप सिंपल सोल्व करिए, ये नीचे वाला 100 इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 5 10, तो आंसर क्या है 10 वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या है वोल्ट, तो आंसर सिंपल क्या है 10 वोल्ट। अब यहाँ पर 20 वोल्ट 60 वोल्ट, सी में 10 वोल्ट, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद इन स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इस यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मर। अब इस तरह एमसीक्यूज आने वाले हैं ट्रांसफार्मर पर, बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले। अब इस एक बोर्ड में सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का एक एमसीक्यूज, आप यहाँ पर बेसिक समझना है ट्रांसफार्मर के में बहुत सारे एमसीक्यूज लाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एग्जाम्स में पास पेपर के एमसीक्यूज भी लाऊंगा, ये पास पेपर का नहीं है। तो ट्रांसफार्मर के में बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगा। तो सबसे पहला ये पहला एमसीक्यू है ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। आपने पहले समझना है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की वो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है। डायरेक्ट आपने हल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना है। ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चन है वो आसान होते हैं, मगर कुछ उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, उसको भी आपने समझना होता है। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो, आपको टर्न रेशियो क्या गिवन है 2 रेशियो से, इसको आपने ज़हन में रखना है कि टर्न रेशियो, मैं बताऊंगा कि टर्न रेशियो है क्या। व्हेन 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी वोल्ट, अब प्राइमरी मतलब जब आपके साथ प्राइमरी वोल्टेज वो 60 है, द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी, बहुत ही आसान है सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी। मगर यहाँ पर कुछ थोड़ा क्या एक ट्रिकी पॉइंट है, वो क्या है आपको क्या गिवन है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो आपको पता होना चाहिए कि टर्न रेशियो क्या है NS डिवाइडेड बाय NP। एक बात आपने याद रखना है कि टर्न रेशियो क्या है, टर्न रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टर्न रेशियो किसके इक्वल है NS हमेशा टर्न रेशियो किसके इक्वल होगी NS डिवाइडेड बाय P, सेकेंडरी टर्म डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्म, सही है। तो ये आपने याद रखना है। तो टर्म रेशियो आपको गिवन है 2:6, तो आप सिंपल इसको क्या करोगे हल करोगे। मगर इसमें एक पॉइंट है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो टर्म रेशियो किसका, टर्म रेशियो आपको समझ आ गया, हमेशा जब भी टर्म रेशियो आ गया तो उसको आपने समझ लेना है कि NS डिवाइडेड बाय NS मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म, सही है। आपको टर्म रेशियो गिवन है, तो टर्म रेशियो किसके इक्वल होता है हमेशा NS डिवाइडेड बाय P। तो टर्म रेशियो 2:6। आपके साथ प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज आप फाइंड करोगे तो आपको फार्मूला पता भी है कि क्या है NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP, सही है। NS टर्न और वोल्टेज का डायरेक्शन रेशियो। अब आपसे पूछे कि आपसे पूछे कि क्या फाइंड करो, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करो। तो सिंपल टर्न रेशियो क्या है 2:6, तो मैं यहाँ पर करूंगा 2:6 इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज आपने फाइंड करना है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट, तो 2 1 are 2 2 3 are 6, सही है। तो अब ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज के साथ, मतलब क्या है टर्न रेशियो 2:6 क्या है 2:6, 2 1 are 2 2 3 are 6, सही है। तो यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर क्या है 60, तो ये 3 क्या हो जाएगा इस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल VS मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू नीचे क्या है 60, तो 61 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल VS इज इक्वल टू 60, ये 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 3 1 3 5 2 6 20 आ गया 20 वोल्ट। VS आपके साथ क्या आ गया 20 वोल्ट, आपके साथ क्या आ गया आंसर 20 वोल्ट आंसर है। सिंपल आपके साथ NS डिवाइडेड बाय V क्या था 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू VS आपको फाइंड करना है 60, आप सिंपल सॉल्यूशन है तो 20 वोल्ट आंसर आ गया, सही आप इसको खुद भी हल कर सकते हो। आंसर क्या आ गया 20 वोल्ट। आंसर क्या गिवन है 20 वोल्ट की गिवन है, मगर याद रखना ये 20 वोल्ट आंसर यहाँ पर लिखा भी है, ये आंसर गलत है। क्यों, आपको यहाँ पर क्या गिवन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इस सोल्यूशन को मैं मिटा रहा हूँ। ये सोल्यूशन क्या था आपने कर तो लिया, मगर ऑप्शन में भी 20 वोल्ट मौजूद है, मगर ये आंसर आपका क्या होगा गलत होगा। क्यों, अब मैं आपको समझाऊंगा। टर्म रेशियो आपको समझ आ गया कि NS डिवाइडेड बाय P, आपको टर्म रेशियो NS डिवाइडेड बाय P मतलब गिवन है। आपको यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में ट्रांसफार्मर कौन से गिवन है स्टेप अप, याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें सेकेंडरी टर्म क्या होते हैं ज्यादा होता है, सेकेंडरी टर्म क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्म इज ग्रेटर देन प्राइमरी NS NP प्राइमरी टर्म। स्टेप अप वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म क्या होते हैं ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म। ये आपको पता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में ये रिवर्स होता है, उस स्टेप डाउन में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी। मगर यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो याद रखना, तो इसलिए स्टेप अप के लिए अगर आप टर्म रेशियो निकालोगे NS डिवाइडेड बाय P, मैं सिंपल लिख रहा हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए याद रखना NS डिवाइडेड बाय P हमेशा क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा। ये भी आपके साथ एक एमसीक्यू है, पास पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है कि फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्म रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इक्वल देन 1, लेस देन 1 क्या हो। तो याद रखना
सेकेंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए NS डिवाइडेड बाय NP हमेशा क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा, 1 से क्या होगा ग्रेटर, क्योंकि जो सेकेंडरी NS नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू NP। तो डिनोमिनेटर छोटा होता है, NP क्या है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न क्या होते हैं कम होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जबकि सेकेंडरी टर्न क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो इसलिए टर्न रेशियो आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो NS डिवाइडेड बाय NP 1 से ग्रेटर होता है। ये भी आपने एक एमसीक्यूज आपने करना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS डिवाइडेड बाय NP टर्न रेशियो 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपने इस टर्न रेशियो को देखना है, एक्चुअल में जो ये टर्न रेशियो आपको गिवन है, आपको गिवन, इसको आपने रिवर्स करना है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता भी है कि जिसमें सेकेंडरी टर्न ज्यादा होते हैं, ये आपके साथ जो ये है 2, ये 2 आपके साथ कौन सा है, यहाँ पर ये 6, ये 6 आपके साथ सेकेंडरी टर्न वाला है और ये 2 आपके साथ क्या है प्राइमरी टर्न। चलो मैं आपको यहाँ पर सिंपल 2:6 मतलब आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके साथ NS डिवाइडेड बाय NP। अभी आपने क्या पुट कर लिया था 2 डिवाइडेड बाय 6, सही है। आपको पता था कि ये टर्न रेशियो किसके इक्वल होता है NS डिवाइडेड बाय NP, तो यहाँ पर जो गिवन है 2:6 ये भी क्या होगा ये NS डिवाइडेड बाय NP। तो आप यहाँ पर आपने क्या लिख लिया 2 डिवाइडेड बाय 6, सही है। कि 2 क्या है सेकेंडरी टर्न और 6 क्या है प्राइमरी टर्न, मगर याद रखना ये क्या है गलत, ये क्या है गलत, क्यों, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में रेशियो क्या आना चाहिए 1 से ग्रेटर आना चाहिए। आप इसको सोल्व भी कर देना, 2 1 2 2 3 6, तो आंसर क्या है क्या 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0.9, 1 से कम आ रहा है, 1 से क्या आ रहा है कम आ रहा है। तो आपने ये तो 1 से कम आ रहा है, मगर यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो 1 से क्या आना चाहिए ग्रेटर आना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी है कि NS डिवाइडेड बाय NP फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मगर यहाँ पर तो आपने टर्न रेशियो पुट कर लिया, वो तो 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑलमोस्ट 0.9 आता है, वो तो 1 से कम आ रहा है। फिर याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इस रेशियो को आपने रिवर्स कर देना है, या के साथ दरअसल में ये जो टर्न रेशियो गिवन है ये आपने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर टर्न रेशियो की बात यूज की है ना। तो इसको आपने क्या कर देना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर कहेगा ना तो फिर आपने क्या करना है NS डिवाइडेड बाय NP, तो आपने क्या कर देना है इसको रिवर्स कर देना है, आपने क्या कर देना है 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है 2 बड़ा है या 6, क्योंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न क्या होते हैं ज्यादा होते हैं किसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो ये 6 क्या होगा सेकेंडरी टर्न होगा, जबकि ये 2 होगा ये क्या होगा प्राइमरी टर्न्स होंगे, ये क्या होंगे प्राइमरी कॉइल का क्या होंगे टर्न्स होंगे, जबकि 6 सेकेंडरी कॉइल के क्या होंगे टर्न्स होंगे। तो इसलिए ये टर्न्स रेशियो को अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया तो इसको आपने रिवर्स कर देना है। तो 2:6 आपको गिवन है मतलब 2:6, तो इसको आपने क्या करना है एज इट 2:6 नहीं लिखना है, बल्कि आपने इसको रिवर्स लिखना है 6:2। क्यों 6:2 लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो का आंसर 1 से ग्रेटर आना चाहिए। 1 से ग्रेटर तब आएगा जब आप इस रेशियो को रिवर्स करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखोगे 6 डिवाइडेड बाय 2, सही है, बस सिंपल ये आंसर था, बाकी आंसर खुद आएगा। जो 2 1 2 2 3 6, तो टर्न रेशियो के साथ क्या है, टर्न रेशियो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1, आपके साथ टर्न रेशियो 3 डिवाइडेड बाय। अब आप सिंपल यहाँ पर आंसर फार्मूला पुट कर देना, आंसर फार्मूला के साथ क्या है कि NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय VP। आप सिंपल ये फार्मूला यूज करो, आप क्या कौन सा वोल्टेज फाइंड करना सेकेंडरी वोल्टेज। टर्न रेशियो आपके साथ क्या है 6 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 3:1, तो मैंने 3 डिवाइडेड बाय 1 लिख लिया टर्न रेशियो की जगह, इज इक्वल टू VS सेकेंडरी वोल्टेज मैंने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय VP प्राइमरी वोल्टेज आपको क्या गिवन है 60 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट। तो सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पर क्या है ये 30 और यहाँ पर 60, तो यहाँ पर क्या करोगे VS, तो यहाँ क्या होगा 1 को क्या करोगे VS से मल्टीप्लाई करोगे, जबकि 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 6 1 6 6 2 12 6 3 80, तो आपके साथ क्या आएगा 180 वोल्ट। आपके साथ आंसर क्या आएगा 180 वोल्ट, आपके साथ क्या गया आंसर आ गया इसका। तो आपके साथ क्या आएगा 180 वोल्ट, यहाँ पर 180 वोल्ट मौजूद नहीं है, तो आपके साथ यहाँ पर डी में क्या लिख देना, डी में ऑप्शन क्या लिखोगे नन, तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया नन, इसका क्या बन गया करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो आपको समझ आ गया कि टर्न रेशियो की बात, तो इस तरह इसको क्या करना है हल करना है। तो आंसर क्या गया 180। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9, अब इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट अक्रॉस सेकेंडरी। अब उसी तरह आप यहाँ पर डी ऑप्शन, डी तो मैंने वैसे लिखा है, यहाँ पर एफ ऑप्शन लिख देना, एफ ऑप्शन में क्या लिख देना नन की जगह क्या लिख देना 180 वोल्ट। तो आप आंसर क्या था 180 भी आ रहा था, सही है 180 वोल्ट।
इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 9 आपसे पूछा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उसमें करंट अक्रॉस द सेकेंडरी, याद रखना करंट क्या रहेगा, करंट हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। क्यों? अब यहाँ पर आपने एक फिर से क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको पता भी है कि पावर इज इक्वल टू वी, आपका पावर का फार्मूला पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। याद रखना ट्रांसफार्मर में हमेशा पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पावर किस तरह कांस्टेंट रहेगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से वोल्टेज है, ये जो नाम रखे हुए स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये वोल्टेज के बुनियाद पर ये नाम रखे हुए। तो ये हम एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के नाम रखे हुए स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये किसके बुनियाद पर रखे हुए, ईएमएफ के बुनियाद पर, करंट के बुनियाद पर, वोल्टेज के बुनियाद पर, किसके बुनियाद, याद रखना ये वोल्टेज के बुनियाद पर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को स्टेप अप करता हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ। जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा वो करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या करना, इंक्रीज करना। तो पावर में जो ट्रांसफार्मर में उसमें पावर कांस्टेंट रहता है। पावर किस तरह कांस्टेंट रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या कर देना, बढ़ा देना। तो करंट क्या, पावर किस तरह कांस्टेंट रहेगी, अगर वोल्टेज बढ़ जाए करंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तब पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना मगर करंट क्या होगी, कम होगी। करंट को क्या है, कम होगी। वोल्टेज को बढ़ा देगा मगर करंट को कम कर देगा। तो इसलिए ओवरऑल पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर पावर की बात नहीं हो रही है। आपसे पूछा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल क्या होगी। तो करंट, जाहिर सी बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बात काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ा देना। तो करंट क्या होगी सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, डिक्रीज, कम होगी। तो कौन सा होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, कांस्टेंट, डी मेनन। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस क्या होगी, करंट डिक्रीज होगी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी मैंने आपको बता दिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है, पावर क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। पावर क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। वोल्टेज, पावर, करंट, हीट, याद रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहती है। इसके बाद एडी करंट इज प्रोड्यूस व्हेन। अब एडी करंट कब प्रोड्यूस, अब एडी करंट पर 2-3 एमसीक्यूज और भी आएंगे कि एडी करंट क्यों प्रोड्यूस होता है और एडी करंट को हम कम किस तरह करेंगे। एडी करंट इज प्रोड्यूस व्हेन, एडी करंट प्रोड्यूस होगी कब, अ मेटल इज कीप्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप एक जो कॉइल है या एक मेटल है उसको क्या करेंगे, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। मतलब वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुसलसल चेंज होती है, चेंज होती रहेगी। वहाँ पर आप एक मेटल रखो, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, एडी करंट। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, मेटल इज कीप्ड इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। बी और उसके ऊपर क्या है, एरिया को निशान, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप मेटल को किस में रखो, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखो। स्टेडी का मतलब क्या है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो। सी में क्या लिखा हुआ, सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। या आप सर्कुलर कॉइल को उठाओ, उसको किस में रखो, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखो। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। कि करंट क्या होगा, सर्कुलर कॉइल से क्या होगा, पास होगा, तब क्या होगी, एडी करंट प्रोड्यूस की। याद रखना एडी करंट तब प्रोड्यूस होगी जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंजिंग होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंजिंग होगी, तब एडी करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और एडी करंट क्या है, अनवांटेड करंट है जो ट्रांसफार्मर में क्या प्रोड्यूस होती है, एडी करंट अनवांटेड करंट है जो ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होती है। इसको हम कम किस तरह करेंगे, इस पर आने वाले एमसीक्यूज में हम बात करेंगे। 4-5 एमसीक्यूज आएंगे इस पर, एडी करंट पर, फास्ट पेपर के भी आएंगे, वैसे प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आएंगे। तो याद रखना एडी करंट कौन सा करंट है, अनवांटेड करंट है जो हमें जरूरत नहीं होती फिर भी ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए किस कब प्रोड्यूस होता है एडी करंट, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, चेंजिंग हो। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 12, if we give a direct current to the transformer प्राइमरी कॉइल देन देयर विल बी, जब हम क्या करें, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को क्या दे, डायरेक्ट करंट, तब क्या होगी, नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, मोर ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी, इक्वल ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी, लेस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी। ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। क्या पूछ रहे हैं कि जब हम डायरेक्ट करंट क्या दे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को, जब आप डायरेक्ट करंट दो के प्राइमरी कॉइल को, तो याद रखना ट्रांसफार्मर तो आपको पता है कि डीसी पर ऑपरेट भी नहीं करता, डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करेगा। तो जब डीसी करंट पर ऑपरेट नहीं करेगा तो क्या होगी, याद रखना। तो फिर
जब ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर नहीं ऑपरेट करता, जिधर भी बैटरी सेल का करा जाए तो वहां पर ट्रांसफार्मर बैटरी या सेल मतलब बैटरी और सेल क्या है डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर नहीं चलता। तो जब ट्रांसफार्मर को आप डायरेक्ट करंट दोगे तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगी, नो ईएमएफ, मतलब वहां पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। ईएमएफ क्यों जीरो होगा, क्योंकि वहां पर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स भी क्या है, जीरो है। तो इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्ट सोर्स दिया हुआ है, डायरेक्ट करंट दिया हुआ है, तो इसलिए नो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल में कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 13, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, अब ये किसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, जबकि स्टेप अप के लिए आपने इन तमाम को क्या कर देना होगा, रिवर्स करना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पहले ये स्टेप डाउन को समझ लीजिए कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। याद रखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स क्या है, ज्यादा है सेकेंडरी से। एक बात ये सही है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो मैंने बताया था, टर्न रेशियो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, वो हमेशा लेस देन 1 होगा। याद रखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न हमेशा लेस देन 1। ये क्या करेक्ट है, यानी यस ये करेक्ट है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो मतलब NS डिवाइडेड बाय NP हमेशा 1 से लेस होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी जो पर NS लिखा हुआ है, सेकेंडरी टर्न हमेशा क्या होती है, लेस होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो इसलिए टर्न रेशियो ओवरऑल 1 से क्या आएगा, लेस आएगा। ये सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, सही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा, ग्रेटर होगा सेकेंडरी वोल्टेज से, इसलिए ये भी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ज्यादा है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ज्यादा होने की वजह से तो नंबर ऑफ प्राइमरी वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज भी ज्यादा होगा सेकेंडरी वोल्टेज से। जबकि ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी करंट इज ग्रेटर देन प्राइमरी करंट, ये भी सही है। याद रखना वोल्टेज क्या है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या है, पावर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। पावर कॉन्स्टेंट किस तरह रहेगा, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, सी उल्टा VI। पावर किसके इक्वल होता है, VI के इक्वल है नहीं, तो वोल्टेज क्या करेगा, अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा तो ये क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, सेकेंडरी करंट को क्या करेगा। अगर इसमें प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी करंट क्या होगा, मतलब प्राइमरी करंट क्या होगा, कम, प्राइमरी करंट क्या होगा, कम, तो इसलिए पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब मैं ये बता रहा हूँ प्राइमरी वोल्टेज क्या है, ज्यादा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो इसमें प्राइमरी करंट क्या होगा, कम, प्राइमरी करंट क्या होगा, IP क्या होगा, लेस होगा, IP क्या हो गया, लेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी करंट क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू IP, मतलब प्राइमरी करंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ग्रेटर होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है। जबकि ऑप्शन एफ में लिखा है ऑल, तो ऑल ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब सिंपल, अगर यहाँ पर स्टेप डाउन की जगह क्या था, स्टेप अप आता, तो स्टेप अप के लिए इन तमाम को रिवर्स कर दो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यूएस स्टेप डाउन के लिए ये तमाम रिलेशन क्या है, करेक्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये स्टेप डाउन के लिए सी, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये तमाम ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 मैंने तो मैंने तमाम पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर लिख लिए। अगर स्टेप अप आ गया तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसको आपने रिवर्स कर देना है। उसमें सेकेंडरी टर्न क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको आपने इस तरह रिवर्स कर देना है, सेकेंडरी टर्न ज्यादा है। उसमें जो टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो क्या होगा, वो 1 से ग्रेटर होता है। उसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि सेकेंडरी टर्न उसमें ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होगा, प्राइमरी करंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होता है, तो इसलिए उसमें प्राइमरी करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्टेप अप के लिए इसको रिवर्स कर देना। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट, ये भी फर्स्ट पेपर का एमसीक्यू है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट क्या होगी, इंक्रीज, रिड्यूस, इंक्रीज, रिमेन, सेम। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आपको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। मैंने आपको बता दिया ये नाम जो हमने ट्रांसफार्मर को रखे हुए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये किस बुनियाद पर रखे हुए, वोल्टेज के बुनियाद पर रखे हुए। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो वोल्टेज को डाउन कर देगा, वो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। तो इसलिए जब वोल्टेज स्टेप डाउन होगी तो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ओवरऑल पावर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। पावर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। तो पावर किस तरह कांस्टेंट रहेगी, पावर का फार्मूला आपको पता है, पावर इज इक्वल टू VI। जब वोल्टेज क्या होगा, कम, अगर वोल्टेज कम हो गया तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल रिलेशन जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे VI को तो पावर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, मतलब वोल्टेज को कम करेगा, मगर जो आउटपुट में करंट को उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इसलिए इज इंक्रीज द करंट, करंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अगर स्टेप अप आया था तो फिर इस रिलेशन क्या होंगे, रिवर्स का। स्टेप अप का मतलब क्या, वो वोल्टेज को बढ़ा देगा, करंट को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। इससे पिछले एमसीक्यूज में आया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है।
तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, जिसमें करंट क्या होता है, आउटपुट पे करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देना, कम कर देना। एमसीक्यू नंबर 15, द इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत आसान एमसीक्यू है कि इंड्यूस ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ टर्न। सॉरी, पहला एमसीक्यू ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस, बी में नंबर ऑफ टर्न, सी में एरिया ऑफ द कॉइल, डी में मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है एरिया पर भी डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर भी, नंबर ऑफ टर्न पर भी, जबकि रेजिस्टेंस का उस रिलेशन में जिक्र नहीं है, तो इसलिए रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 16, इन ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी इज 2:1। आपको गिवन क्या है कि टर्न रेशियो एक ट्रांसफार्मर में जिसमें टर्न रेशियो आपको गिवन है 2 ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। अब आप यहाँ पर वर्डिंग गौर करना है कि टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी क्या है, 2:1। द प्राइमरी वोल्टेज इज अक्रॉस द कॉइल इज 30 वोल्ट। आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है। द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी, अब ऐसा ऐसा में इस एमसीक्यूज को, जो ट्रांसफार्मर वाले एमसीक्यूज को हम पहले बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ऐसा ऐसा इसके हम बहुत मुश्किल एमसीक्यूज भी, मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब जिसमें रिलेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न, ऐसा ऐसा हम बेसिक से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के एमसीक्यूज। पास पेपर को मैं भी डिस्कस करूंगा, पीएमसी प्रैक्टिस वैसे प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, जो पीएमसी में आए हुए वो भी डिस्कस करूंगा। तो अब ये सेकंड एमसीक्यूज आ गया ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वाला जो ट्रांसफार्मर का, तो वैसे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, मगर ये न्यूमेरिकल का जो ट्रांसफार्मर का सेकंड एमसीक्यूज आ रहा है, न्यूमेरिकल तौर पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि इन ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल क्या है, 2:1। द प्राइमरी वोल्टेज आपको गिवन है 30 वोल्ट, द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी, अब सिंपल इसको आप क्या करो, सोल्व कर दो। तो आप इसको किस तरह हल करोगे, सिंपल, आपको क्या गिवन है, टर्न रेशियो 2:1। अब यहाँ पर आपने वोल्टेज पर कौन करना है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। टर्न रेशियो मैंने आपको बताया था कि टर्न रेशियो का मतलब क्या है, NS डिवाइडेड बाय NP। ये बात आपने याद रखना है कि टर्न रेशियो का मतलब क्या है, NS डिवाइडेड बाय NP। तो आपको गिवन है कि टर्न रेशियो क्या है, टर्न रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब ये रेशियो क्या है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। इसको आपने इस तरह नहीं लिखना है कि 2 और 1, तो ये आपने क्या लिख दिया, ये सेकेंडरी टू प्राइमरी। टर्न रेशियो हमेशा क्या होती है, सेकेंडरी टू प्राइमरी, NS डिवाइडेड बाय NP। मगर यहाँ पर आपको गिवन है, आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी, तो इसलिए इसको आपने उल्टा लिखना है। अब आपने क्या लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले कौन सा कॉइल आ रहा है, प्राइमरी, मतलब ये 2 किसका है, प्राइमरी का है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, जबकि 1 क्या है, सेकेंडरी का है, तो इसलिए आपने क्या लिखना है, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये प्राइमरी टू सेकेंडरी नहीं लिखा होता, सिंपल टर्न रेशियो इज 2:1, तो फिर आपने इसको किस तरह लिखना होता था, फिर सिंपल क्या लिखना होता, 2 डिवाइडेड बाई 1। मगर यहाँ पर आपको गिवन है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब ये 2 जो है, 2 नंबर ऑफ टर्न ये प्राइमरी के, जबकि 1 किसके, सेकेंडरी के, तो इसलिए टर्न रेशियो हम किस तरह लिखते हैं, NS डिवाइडेड बाई NP। तो इसलिए फिर आपने डायरेक्ट ये नहीं लिखना है 2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि आप अब यहाँ पर मेंशन है कि प्राइमरी क्या है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो इसलिए अब आपने क्या करना है, टर्न रेशियो को क्या लिखना है, ये 2 प्राइमरी का है और 1 क्या है, 1 नंबर ऑफ टर्न क्या है, सेकेंडरी के, तो इसलिए आपने क्या करना है, टर्न रेशियो NS डिवाइडेड बाई NP 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना पड़ेगा, सही, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में प्राइमरी टू सेकेंडरी। इसके बाद वोल्टेज आपको क्या गिवन है, 30 प्राइमरी वोल्टेज, आपने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है। सिंपल ये बात आपने समझना होता है, बस बाकी तो आप खुद ही निकाल सकते हो। रिलेशन क्या बनाओगे, NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। आपने क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी वोल्टेज, तो NS, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NS डिवाइडेड बाई NP, सही है, NS डिवाइडेड बाई NP आपके साथ क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सही है, VS डिवाइडेड बाई VP। VS आपको क्या है, VS आपने फाइंड करना है, जबकि VP प्राइमरी वोल्टेज आप क्या है, 30। VS आपने फाइंड करना है, प्राइमरी वोल्टेज आपके साथ क्या है, 30। तो ये 30 क्या होगा, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 VS के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, VS 2VS इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 31 के साथ 30, तो ये 2 क्या है, VS के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, तो 2 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 1 2 एक वहाँ पर बच गया, तो क्या बन जाएगा, 2 5 10 से, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 15। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 15 वोल्ट। से एमसीक्यू नंबर 17, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज। एडी करंट को हम किस तरह कम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एडी करंट कौन सा करंट है, अनवांटेड करंट, जो ट्रांसफार्मर के कॉइल में अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। अब ये जो अनवांटेड, जो हमको रिक्वायर्ड नहीं होता, ये करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेमिनेटेड द कोर, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो अंदर इनर वाला कोर है जिसमें हम आयरन यूज करते हैं, उसको हम लेमिनेट कर दे यूजिंग ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न,
ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न यूज करें, या सी में क्या लिखा हुआ है यूजिंग स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न हम यूज करें। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है यूजिंग हाई रेजिस्टेंस कॉइल, हम हाई रेजिस्टेंस कॉइल यूज करेंगे। नहीं, जब आप उस कोर को लेमिनेट करेंगे, उसमें क्या करेंगे लेमिनेशन यूज करेंगे, तब एडी करंट क्या होगा मिनिमाइज होगा। एडी करंट को हम खत्म नहीं कर सकते, एडी करंट को क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो कम से कम किस तरह कर सकते हैं, उसको लेमिनेट करके। उसके कोर में क्या हम यूज करते हैं लेमिनेशन यूज करते हैं। जब उसके कोर में लेमिनेशन यूज करते हैं तो अनवांटेड मतलब एडी करंट क्या होगा वहां पर कम से कम होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम और एमसीक्यूज क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 18, लेंज लॉ रेफर टू इंड्यूस। ऑप्शन ए में करंट, बी में ईएमएफ, सी में पावर, डी में रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा था कि लेंज लॉ किसको रेफर करता है, लेंज लॉ रेफर टू इंड्यूस ईएमएफ। अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं गलती करते हैं कि लेंज लॉ रेफर टू इंड्यूस ईएमएफ। आप अगर लेंज लॉ की स्टेटमेंट पढ़ोगे वहां पर लेंज लॉ किसको रेफर कर रहा है, लेंज लॉ रेफर टू इंड्यूस करंट नॉट ईएमएफ। सही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही होगा, लेंज लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट। MCQ number 19, a transformer the turn ratio is 1:4। एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो टर्न रेशियो वो क्या है 1:4। द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज 120 वोल्ट। वोल्टेज आपके साथ 120 वोल्ट है। अटैच टू अ ड्राई सेल, वहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल है उसको ड्राई सेल से अटैच किया। द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन। सिंपल टर्न रेशियो गिवन तो फिर आपने इमेजिन नहीं करना है कि इसको उल्टा करना है, स्टेप अप के लिए क्या स्टेप डाउन करना है। तो फिर आपने सिंपल टर्न रेशियो किस तरह लिखना है, वही जो मैंने बताया था NS NP। तो आपको एक ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न रेशियो क्या है 1:2। ट्रांसफार्मर है टर्न रेशियो क्या है 1:2 नहीं 1:4। तो सिंपल टर्न रेशियो किसके इक्वल होता है NS डिवाइडेड बाई P। तो टर्न रेशियो क्या है 1:4। तो 1/4 आपको टर्न रेशियो की बात। आपको जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज आपने फाइंड करना है। मगर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि ड्राई सेल। याद रखना जब कोई भी आप इसको हल भी करोगे तो आपके साथ आंसर ऑलमोस्ट 40 आ जाएगा, इसका आंसर या 30 आएगा। आंसर इसमें मौजूद भी है, मगर आपको पता भी है कि ये किससे अटैच है, ड्राई सेल से। मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में बताया था कि ड्राई सेल कौन सा है, सेल बैटरी हो गया, कोई भी सेल हो गया, ये सारे क्या है डायरेक्ट करंट किसके सोर्स है, डीसी के सोर्स है। डायरेक्ट करंट क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर ऑपरेट नहीं करता, ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट नहीं करता। तो इसलिए आपको हल करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इसको हल भी करोगे आंसर इसमें मौजूद होगी तो आप उसको क्या करोगे ऑप्शन को टिक करोगे। अगर आपने इसको गौर से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर को एक ड्राई सेल से अटैच किया, एक डायरेक्ट करंट से अटैच किया। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। वो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन के तहत ही काम करता है। तो अगर आप उसको डायरेक्ट करंट दोगे मतलब उसको सेल से अटैच करोगे, बैटरी से अटैच करोगे, कोई भी चीज से अटैच करोगे, तो याद रखना अगर वो सोर्स जिसका सोर्स क्या हो वो हर वो चीज जो क्या डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता हो तो उस पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करेगा। डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उसको हल करने की बजाय इसका आंसर क्या है, यहाँ पर अगर आपने देख लिया कि ड्राई सेल आ गया तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 वोल्ट। सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगी 0 वोल्ट, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करता, डीसी पर चलता नहीं है, डायरेक्ट करंट पर नहीं चलता। तो इसलिए आंसर क्या होगा 0 वोल्ट। हालांकि क्या इसका आंसर आप हल भी कर सकते हो, NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। आपने क्या फाइंड करना था सेकेंडरी वोल्टेज, तो अपने VS को फाइंड करना था। NS डिवाइडेड बाई NP भी आपको गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज भी गिवन है, तो उसको आप हल करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मगर याद रखना आपने पहले ट्रांसफार्मर वाला अपने हर चीज को गौर से पढ़ना है। एमसीक्यूज इसके आसान होते हैं मगर उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं। तो इसलिए ड्राई सेल डायरेक्ट करंट का सोर्स आ गया तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा 0, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी करंट पर डायरेक्ट करंट पर चलता ही नहीं है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 20, द करंट इज 5 एम्पेयर अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। सही है, आपके साथ जो प्राइमरी करंट है मतलब प्राइमरी कॉइल के करंट अक्रॉस जो करंट है वो 5 एम्पेयर है। सही है, द टर्न रेशियो इज 2:7। आपको टर्न रेशियो क्या है 2:7 गिवन है। द सेकेंडरी करंट अक्रॉस द कॉइल विल बी। आपने क्या फाइंड करना है सेकेंडरी करंट क्या करना है सिंपल फाइंड करना है। तो फिर आपने क्या करना है उसी तरह फार्मूला यूज करना है। क्या फाइंड करना है सेकेंडरी करंट सिंपल उसी तरह NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IS। सही है, टर्न रेशियो का और वोल्टेज का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है इनवर्स। अगर आप रिलेशन भी लिखोगे NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई S। अगर आप करंट को इस तरह वोल्टेज के साथ लिखोगे मैं इस तरह जिस तरह VS डिवाइडेड बाई VP आपने ट्रांसफार्मर के रेशियो पढ़े हुए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे IP डिवाइडेड बाई
IS, तो करंट का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए VS डिवाइडेड बाई P, तो IP डिवाइडेड बाई IS आएगा। तो इसलिए ये रिलेशन हम आज यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज हम कौन सा रिलेशन यूज़ कर रहे हैं इस MCQ के तहत। यहाँ पर हमें टर्न रेशियो क्या है कि 1:2:7। प्राइमरी करंट हमारे साथ क्या है अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी करंट 5 एम्पेयर है। सेकेंडरी कॉइल आपने क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपने करंट फाइंड करना है। तो सिंपल इसको यहाँ पर टर्न रेशियो आपके साथ क्या किया मैंने, टर्न रेशियो मैंने बताया था NS डिवाइडेड बाई NP, तो 2:7। तो सिंपल यहाँ पर लिखो 2 और 7 इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IS। तो आपने क्या फाइंड करना था, IS फाइंड करना था, सेकेंडरी करंट। IP आपके साथ क्या किया मैंने, IP आपके साथ 5 है, 5 डिवाइडेड बाई IS, सेकेंडरी करंट आपने फाइंड करना है। तो सिंपल सेकेंडरी करंट आप इस रिलेशन को IS आपने फाइंड करना है। तो सिंपल 7 क्या किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35, सही है, 35 आ गया। ये 2 क्या आएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। इस रिलेशन को आप इस तरह अरेंज कर सकते हो, सही है। तो 2 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे, याद रखना 2 1 जा 2, इसको आप अप्रोक्सीमेशन से हल करो। अब 35 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर 15, एक 5 को दो तो 15 बन गया। तो 2 6 जार मतलब 2 7 जार 14, ऑलमोस्ट 7 जार 14 एक आता है, 2 7 जार 14, तो एक बड़े मतलब 14 आता है, ऑलमोस्ट 17.5 इसका आंसर आता है। तो 17.5 एम्पेयर इसका क्या बन गया आंसर, अप्रोक्सीमेशन से क्या आ रहा है 17.5 इसका क्या बन गया, सेकेंडरी करंट क्या बन रहा है 17.5 एम्पेयर इसका करंट हो गया सेकेंडरी करंट। तो आपके साथ ऑप्शन ए में 17.5, 18 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, डी में क्या लिखा हुआ है 25 एम्पेयर। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा 17.5 एम्पेयर। जब आप 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 ऑलमोस्ट ही आएगा, सही है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 21, ट्रांसफार्मर। ये क्या है, फास्ट पेपर ईटा का पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। ये भी क्या है, पास्ट पेपर ईटा एमसीक्यूज, ईटा का एमसीक्यूज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। एक ट्रांसफार्मर है, उसका जो टर्न्स है वो क्या आपको गिवन है 100 टर्न्स, सही है। ऑन द आउटपुट साइड, आउटपुट साइड पर जो टर्न्स है वो क्या है 100 टर्न्स है। जबकि आपके साथ 50 टर्न्स है क्या है इनपुट साइड पर, ये क्या है इनपुट साइड पर है। और आउटपुट साइड पर आपके साथ जो टर्न्स है वो क्या है 500। इनपुट साइड पे टर्न क्या है 100 टर्न्स, जबकि आउटपुट पर जो टर्न्स है वो क्या है मतलब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न। आउटपुट का मतलब क्या है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न आपके साथ क्या है 500। इनपुट का मतलब क्या है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। सिंपल ये, इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज, आपके साथ जो अगर आरएमएस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज आर 220 वोल्ट, आपके साथ 220 वोल्ट है एंड 5 एम्पेयर करंट वहां से क्या है गुजर रहा है। द आउटपुट पावर इज, अब सिंपल आपने क्या फाइंड करना है आउटपुट पावर, कितना डेटा कितना गिवन है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इस डेटा से इतना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पावर में जो ट्रांसफार्मर में पावर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। जितना आउटपुट पावर होता है उतना, जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट। तो इसलिए आप यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो पावर है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर में पावर क्या रहता है कांस्टेंट। तो इसलिए इनपुट पावर को तो इस तरह में भी लिख सकता हूं VA, सिंपल क्या होगा VP प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट, सही है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ इक्वेशन की फॉर्म में। जबकि आउटपुट पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ VS सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। तो आप सिंपल आप क्या करो, आपसे क्या पूछा हुआ है आउटपुट पावर पूछा हुआ है। आउटपुट पावर आप किस तरह फाइंड करोगे, अगर आपको इनपुट पावर आपको पता चल गया तो आउटपुट पावर भी वो क्या होगी वही होगी। आप सिंपल आप इसको क्या करोगे लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हो। पहले आप क्या करो सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करो, फिर सेकेंडरी करंट फाइंड करो, फिर आप इसमें पुट करो। आप इस तरह भी हल कर सकते हो। मगर अगर आपको ये रिलेशन पता था कि ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट, तो आपको इनपुट में जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट दोनों क्यों नहीं, इनपुट वोल्टेज आपको यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, आपके साथ जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है 220 वोल्ट, और इसी तरह इनपुट करंट आपके साथ क्या है 5। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है क्या वही आउटपुट पे भी आपके साथ वही पावर होगी, जितना इनपुट पे पावर होगी उतना ही आउटपुट। तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हो। तो आपके साथ प्राइमरी वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई प्राइमरी करंट आपके साथ क्या है 5 एम्पेयर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको इज इक्वल टू, अब जब 220 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ क्या आएगा 1100 वोल्ट, क्या आएगा 1100 वोल्ट। तो आपके साथ ये क्या आएगा 1100 वाट।
वोल्ट नहीं वाट, सही है, पावर का यूनिट क्या है वाट, तो इसलिए मैंने वोल्ट बोला, वोल्ट नहीं वाट, 1100 वाट। तो इसलिए आउटपुट पावर क्या आएगी 1100 वाट। हमने किस तरह फाइंड किया, हालांकि हमने सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी करंट मतलब सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट फाइंड नहीं किया, फिर भी हमने जो आउटपुट मतलब पावर ऑन आउटपुट उसको हमने क्या किया फाइंड कर लिया। किस तरह फाइंड किया, हमें इक्वेशन पता था कि जितना ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होता है उतना ही क्या होता है आउटपुट पावर। तो आपको इनपुट पावर पता है ना, अगर इनपुट पावर पता होगी तो आउटपुट पे भी उतनी ही पावर मिलती है। सही, आउटपुट पे जितना इनपुट पे पावर मिलती है उतना ही आउटपुट पे मिलती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसलिए हमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट पता है, वो हमें गिवन है, हमने इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर है क्या उसी वही हमारा क्या होगा आउटपुट पावर। सही है, इनपुट पे भी वही पावर होगी, आउटपुट पे भी वही, तो क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में क्या रहती है कांस्टेंट, तो इसलिए 1100 इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट होगा 1100 वाट। ये क्या था पास्ट पेपर का एक्सक्यूज। अब आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हो। सही है, आप इसको जो आपके साथ इक्वेशन में कि वी एस यहाँ पर वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके साथ टर्न रेशियो भी गिवन है एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। पहले आप क्या करो, यहां से आउटपुट, कुछ स्टूडेंट किस तरह करते हैं इसको, इस तरह लॉन्ग मेथड से भी करते हैं, इस तरह भी आंसर आएगा, मगर आपने क्या करना है, सबसे पहले वो क्या करते हैं यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करते हैं। जब सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न भी गिवन है, आउटपुट पे टर्न कितने गिवन है, इनपुट पे टर्न आपके साथ क्या है 500, जबकि 100 वोट टर्न है, इनपुट पे जो टर्न है वो क्या है 100, मतलब ये क्या है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, आउटपुट पे जो टर्न है वो क्या है 500। तो इनपुट और आउटपुट एनएस और एनपी आपके साथ दोनों गिवन है। इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज आपके साथ क्या है 220 वोल्ट, तो आपके साथ सेकेंडरी वोल्टेज का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फिर क्या करते हैं, सेकेंडरी करंट को फाइंड करते हैं। सेकेंडरी करंट को किस तरह फाइंड करते हैं, इसी रिलेशन को किस तरह करते हैं, फिर यहां पर और तरह क्या करते हैं अरेंज करते हैं। उसी तरह एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू क्या करते हैं करंट का टर्न के साथ, उसी तरह वोल्टेज के साथ क्या इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। तो फिर यहाँ से सेकेंडरी करंट को क्या करते हैं फाइंड करते हैं। जब सेकेंडरी करंट को फाइंड कर दिया तो फिर वो क्या करते हैं आपस में दोनों को सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को फाइंड करते हैं। हालांकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट, तो आप डायरेक्ट 5 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। इस तरह भी कर सकते हो, बहुत ही लॉन्ग मेथड से आप भी कर सकते हो, इस तरह डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर होता है। तो इसलिए आपको ऑलरेडी इनपुट पावर पता है कि वहां पर इनपुट पावर हम किस तरह निकालते हैं, इनपुट पावर किसके इक्वल होता है प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, इसी तरह इज इक्वल टू आउटपुट पावर सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। तो आप सिंपल इनपुट पावर को मतलब इनपुट जो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ गया वही पावर जो इनपुट पे होगी वही आउटपुट पे होगी। तो इसलिए आउटपुट पावर का आंसर क्या आएगा 1100 वोल्ट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों पावर क्या है सेम है। तो इसलिए आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या था 1100 वाट, इनपुट पे भी मिल रहा है और आउटपुट पे भी क्या है 1100 वाट मिल रहा है, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 22, इसको इस एमसीक्यूज को चेंज भी कर सकते हैं कि आपसे पूछे कि इनपुट यहाँ पर क्या दे दे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आपको क्या दे दे आउटपुट पावर वोल्टेज दे दे, इसी तरह आउटपुट का करंट दे दे, आपसे पूछे इनपुट पावर क्या होगी। तो फिर भी आपको पता है कि जितना आपको आउटपुट पे पावर मिलेगी उतना ही इनपुट पे होगी, क्योंकि आउटपुट पे जितना पावर मिलेगी उतना ही इनपुट पे भी होगी, क्योंकि पावर सेम है। तो इसलिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होगी उतना ही आउटपुट पावर होगी। दोनों इनपुट और आउटपुट पावर क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं। ट्रांसफार्मर में पावर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 22, द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, उसको एसी से कनेक्ट किया हुआ है ऑफ 6 एम्पेयर, वहां पर जो करंट है 6 एम्पेयर एंड 20 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। मतलब आपके साथ प्राइमरी करंट क्या है 6 एम्पेयर, जबकि प्राइमरी वोल्टेज क्या है 20 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, आपके साथ सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। आपके साथ क्या आपने क्या फाइंड करना है सेकेंडरी करंट क्या करना है फाइंड करना है, इस आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल इसको तो आपने यहाँ पर आपको क्या गिवन है करंट, सिंपल आप यहाँ पर रेशियो फाइंड करो कि वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, ये रिलेशन आपने याद करना है आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। सी वोल्टेज का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसीलिए वोल्टेज बढ़ जाता है करंट कम हो जाता है, तो ओवरऑल पावर क्या रहता है कांस्टेंट, पावर इज इक्वल टू वी आई।
वोल्टेज बढ़ जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कम हो जाता है, तो इसलिए ओवरऑल पावर क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है, करंट बढ़ जाता है, तो इसलिए ओवरऑल पावर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसलिए ओवरऑल पावर क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है, जितना इनपुट पे उतना ही आउटपुट पे। तो इसलिए वोल्टेज का करंट के साथ क्या इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर VSR है, यहाँ पर IPR है, तो इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, इसके बाद प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट, तो इसलिए रिलेशन इस तरह बनते हैं। आपको क्या गिवन है, सिंपल यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी करंट IS आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, यहां पर आपके साथ जो प्राइमरी करंट है और प्राइमरी वोल्टेज, सिंपल यहां पर आप क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट करो। सेकेंडरी वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 60 डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 20 इज इक्वल टू प्राइमरी करंट आपके साथ कितना गिवन है, 6 एम्पेयर। इसके बाद आपने क्या है, सेकेंडरी करंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6, सही है। ये आपके साथ क्या बन गया, सिंपल यहाँ पर 3। तो आपने क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी करंट फाइंड करना है। तो IS इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, सही है। ये 6 यहाँ पर करंट इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 एम्पेयर का क्या बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पर 20 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 6, तो ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 एम्पेयर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रांसफार्मर में इस तरह आसान एमसीक्यूज बनते हैं। आपने सिर्फ रिलेशन को याद करना है कि ट्रांसफार्मर में VS डिवाइडेड बाई VP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई S, इसी तरह इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। ये क्या एक रिलेशन है, आपने यूज करना है, आपने यूज करना है। इसी तरह ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसलिए इसको अपने ट्रांसफार्मर में जो एक एफिशिएंसी को क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह ट्रांसफार्मर में। तो ये आसान एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको अपने याद करना है, सिर्फ ये रिलेशन याद करना है। इसके बाद इसका आंसर क्या बन गया, 2 एम्पेयर का क्या बन गया आंसर, सिंपल आपने ये रिलेशन यूज किया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 23, व्हेन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। जब आप ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट करते हो, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रांसफार्मर डीसी पर मतलब डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट नहीं करता, डायरेक्ट करंट से वो नहीं चलता। तो आपसे पूछा हुआ है कि जब हम उसको डीसी से कनेक्ट करें तब क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, EMF 0 होगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, दोनों 0 होंगे, फ्लक्स भी 0 होगा, EMF भी क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, बोथ मैक्सिमम। तो आपको पता है कि जब ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब वो क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें जब आप डीसी सोर्स से उसको कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होता। जब आप उसको डीसी से कनेक्ट करते हो तो फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सिंपल फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0। जब फ्लक्स 0 होगा, याद रखना, जब फ्लक्स 0 होगा तो वहाँ पर EMF भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये समझ आ गया। जब आप उसको डीसी से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, 0। जब फ्लक्स 0 होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या होगा, EMF क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए फ्लक्स और EMF दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। जब आप ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट करते हो, डायरेक्ट करंट से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो इसलिए EMF, चेंज ऑफ फ्लक्स और EMF दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 24, अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ 120 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर रिस्पेक्टिवली। आपके साथ मतलब आपके साथ इनपुट, जो इनपुट पे आप दे रहे हो प्राइमरी, मतलब आपके साथ प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट क्या है आपको गिवन है। प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्ट और प्राइमरी करंट क्या है, 2 एम्पीयर। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज इज 120 वोल्ट। आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो भी क्या है, 120 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर रिस्पेक्टिवली। आपके साथ करंट जो आउटपुट पे मिल रहा है वो क्या है, 2 एम्पीयर। मतलब ये आपके साथ सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। आउटपुट हम किस कॉइल पर हासिल करते हैं, सेकेंडरी पर, सही है। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज, अब आपने एफिशिएंसी सिंपल फाइंड करना है। आपको एफिशिएंसी का फार्मूला पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं, आपको वर्क एंड एनर्जी जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में आपने पढ़ा हुआ कि एफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, या आप सिंपल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई बाय 100, या आप आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पावर के केस में एफिशिएंसी का फार्मूला लिखेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता भी है कि आउटपुट, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि आउटपुट पावर किसके इक्वल होता है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। तो आउटपुट पावर किसके इक्वल था, ओ का मतलब क्या, आउटपुट पावर, सी सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। इसके बाद इनपुट पावर किसके इक्वल था,
प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट। तो इसलिए मैं आउटपुट पावर की जगह ये लिखूंगा VSIS, जबकि इनपुट पावर की जगह क्या लिखूंगा VPIP। तो इसलिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई कर, जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू, सही है, आउटपुट पावर आपके साथ क्या है, सिंपल क्या जाएगा VSIS डिवाइडेड बाई VPIP, सही है, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर अगर आप इसका आंसर अगर आपने वैसे थोड़ा सोचा होगा तो इसका आंसर आप वैसे न्यूमेरिकल के बगैर भी दे सकते हो। क्यों, आपको गिवन है कि जो जितना आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट पर भी आपको उतना ही वोल्टेज और करंट मिल रहा है। आउटपुट पर आपको वोल्टेज और करंट भी क्या सेम मिल रहा है। तो आपको पता है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। उसकी एफिशिएंसी क्या है, 100%। आइडियल वो ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, आप इक्वेशन के जरिए भी सोल्व करोगे 100 आएगा, वैसे बगैर आप अगर यहाँ पर थोड़ा सोचा होगा आपको ने, तो इसका आंसर आप सोचने पर भी आप मतलब सोल्यूशन के बगैर भी दे सकते हो। तो इसलिए मैं आपको हल करके बताऊंगा कि VSIS सेकेंडरी वोल्टेज आपके साथ क्या है 120 वोल्ट, सेकेंडरी करंट क्या है 2 एम्पेयर, 120 मल्टीप्लाई बाई 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाई, इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट क्या है 120 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ एफिशिएंसी किस में आएगा 100 में आएगा। सही, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू, तो 120 के साथ कैंसल, 2 के साथ कैंसल, 1 बच गया, 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ एफिशिएंसी क्या आ गया 100%। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट। याद रखना ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी हम पढ़ते हैं जो एक्चुअल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, वो ऑलमोस्ट 85 to 90% उसकी क्या है एफिशिएंसी, 85 से लेकर 90 तक उसकी एफिशिएंसी है। अब ट्रांसफार्मर की इतनी एफिशिएंसी क्यों ज्यादा होती है, अब यहाँ पर क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। 24 का 25 इंस्क्रीज में क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसफार्मर इज वेरी एफिशिएंट। अब ट्रांसफार्मर वेरी एफिशिएंट है मतलब उसकी एफिशिएंसी क्यों इतनी ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 85 से लेकर 90% तक उसकी एफिशिएंसी होती है। हाई एनर्जी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा है नो मूविंग पार्ट, सी में लिखा हुआ है उसमें मूविंग पार्ट होते हैं, डी में लिखा है 2 कॉइल्स। अब इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है, याद रखना क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, उसमें मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होते, तो इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए नो मूविंग पार्ट, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 26, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ पेयर चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर। ये PYQ का एमसीक्यूज है। आपसे पूछे कि जो करंट है वो 7 to 3 एम्पेयर से चेंज हो रहा है, मतलब करंट चेंज हो रहा है उस कॉइल में 7 से लेकर पहले 7 था अब 3 तक पहुंच गया इन 0.04 सेकेंड, इतने टाइम में। द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल, आपके साथ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है 0.5 हेनरी, H लिखा हुआ है, ये क्या है म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी। इसके बाद द EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, आपसे सिंपल पूछा कि सेकेंडरी कॉइल में EMF कितना इंड्यूस होगा, तो सिंपल आप बहुत ही आसान फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन EMF का फार्मूला क्या है, EMF इज इक्वल टू माइनस म्यूचुअल इंडक्शन इनटू L डिवाइडेड बाय करंट। तो इस फार्मूले को आप सिंपल क्या करो यूज करो, यहाँ पर EMF इज इक्वल टू माइनस ML डिवाइडेड बाय I। तो आपके साथ क्या गिवन है, यहाँ पे आपके साथ गिवन है, सॉरी ये क्या है, मैंने फार्मूले को क्या कर लिया म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, ये आपके साथ फार्मूला बन गया। आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है आपके साथ, और आपके साथ करंट भी गिवन है। ये बिजली क्या हो रहा है, आपने क्या फाइंड करना है कि EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में EMF कितना इंड्यूस होगा। सिंपल फार्मूला क्या है माइनस म्यूचुअल इंडक्शन L डिवाइडेड बाय टाइम। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, करंट आपके साथ 7 to 3, तो EMF इज इक्वल टू माइनस, सही है, करंट क्या है 7 to 3, आपके साथ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है 0.5, जबकि करंट आपके साथ क्या है 7 to 3, तो 3 - 7। आप कहोगे आपने 3 छोटे वैल्यू से बड़े को क्यों माइनस किया, मतलब 7 - 3 क्यों नहीं लिख लिया, क्योंकि आंसर में कोई भी माइनस नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया 3 - 7 डिवाइडेड बाय टाइम आपके साथ क्या है 0.04 सेकेंड, ये है। तो 3 से -7 तो -0.5, इसके बाद -4 डिवाइडेड बाय 0.04, तो
तो 0.04 अगर आप इसको पॉइंट खत्म करोगे तो क्या आएगा, नीचे 100 नीचे आएगा तो 100 ऊपर जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस निशान क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सही, माइनस माइनस ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। सही, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसलिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, याद रखना ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसलिए 100 जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.04, ऑलमोस्ट क्या आएगा, 50 वोल्ट इसका आंसर आएगा। आप खुद भी कर सकते हो, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 50 वोल्ट इसका क्या बन जाएगा आंसर। ये PYQ का एमसीक्यूज है। तो सिंपल अपने फार्मूले को याद रखना, EMF इज इक्वल टू माइनस MI डिवाइड। एमसीक्यूज नंबर 27, इसका ऑप्शन क्या, 26 का क्या था, 50 वोल्ट आंसर आ रहा था। सही है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 27, द रेजिस्टेंस विल बी इफ द नंबर ऑफ टर्न इज 5। आपसे पूछा क्या रेजिस्टेंस क्या होगी, आपके साथ नंबर ऑफ टर्न क्या है, 5, नंबर ऑफ टर्न आपके साथ 5 है, एंड द रेट ऑफ फ्लक्स इन अ कॉइल, आपके साथ जो रेट ऑफ फ्लक्स आपके साथ क्या है, 20 वेबर पर सेकंड, 20 वेबर पर सेकंड। और पासिंग ऑफ अ करंट क्या है, और पासिंग करंट ऑफ 2 एम्पायर, आपके साथ जो वहां पर उस कॉइल से करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पायर है। रेट ऑफ फ्लक्स चेंजिंग क्या है, 10 वेबर पर सेकंड, और नंबर ऑफ टर्न क्या है, 5। आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आपने सिंपल क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फार्मूला क्या है, आपने वही फार्मूले से इस रिलेशन को निकालना है कि EMF इज इक्वल टू N, सही है, चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय T। ये फार्मूला आपको पता है कि, अब आपको पता है कि EMF किसके इक्वल होता है, आपको पता भी है कि EMF इज इक्वल टू IR, EMF इज इक्वल टू IR। तो मैं EMF की जगह क्या लिख सकता हूँ, यानी IR, तो मैं इसलिए EMF की जगह क्या लिखूंगा, IR। मैंने EMF की जगह IR लिख लिया, तो N उसी तरह फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय T। ये फार्मूला क्या हो गया, यहाँ तक बन गया। तो अब मैंने क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट भी मेरे साथ गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी मेरे साथ गिवन है, नंबर ऑफ टर्न भी मेरे साथ क्या है, गिवन है। तो सिंपल इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। सिंपल अपने रिलेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आता होगा, बाकी रिलेशन वही EMF का जो फैराडे लॉ का रिलेशन है। सिंपल EMF की जगह IR लिख देना, यहाँ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो करंट यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय आपके साथ करंट इनटू टाइम। सही है, करंट इनटू टाइम। आपके साथ नंबर ऑफ टर्न क्या है, 5। रेट ऑफ फ्लक्स चेंजिंग, रेट ऑफ फ्लक्स चेंजिंग का मतलब क्या है, 10 वेबर पर सेकंड, मतलब आपके साथ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, ये जो वैल्यू आप गिवन है, ये फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू गिवन है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिधर भी रेट का वर्ड्स आ जाए उसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए ये 10 वेबर पर सेकंड, मतलब ये चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, इन दोनों की वैल्यू एक साथ कंबाइन करके दी हुई है। तो इसलिए रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स आपके साथ क्या है, 10 वेबर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 वेबर। सही है, नंबर ऑफ टर्न्स और चेंज ऑफ फ्लक्स की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू आपने लिख लिया। नीचे आपने क्या लिखना है, करंट की वैल्यू। करंट आपके साथ क्या है, 2 एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 10 वेबर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इस जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्या है, 10 वेबर। तो सिंपल करंट टाइम क्या है, 1, तो आप सिंपल 1 लिखो या ना, मतलब आपके साथ 10 वेबर पर सेकंड। सही है, पर सेकंड का मतलब क्या है कि आपके साथ जो टाइम है वो 1 सेकंड है। आप सिंपल इसको 2 1 are 2, 2 5 are 10, 5 5 क्या हो जाएगा, 25। तो आंसर क्या बन गया, 25 ओम आपके साथ क्या बन जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद एमसीक्यूज 28 भी इसी से रिलेट कर रहे हैं। सही है, तो आपसे क्या पूछा, द चार्जेस, सॉरी ये क्या है, चेंजेस नहीं है, मैंने खुद क्या है गलत, तो ये चेंजेस नहीं, ये क्या है, चार्जेस। द चार्जेस इज पासिंग थ्रू अ कॉइल, किसी भी कॉइल से जो चार्जेस पास हो रहे इज 5 कूलम, वहां से 5 कूलम चार्जेस क्या है, पास हो रहे, एंड फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज 20 माइक्रोवेबर, और वहां से जो फ्लक्स है वो क्या है, 20 माइक्रोवेबर, एंड द नंबर ऑफ टर्न इज 15, वहां पर जो टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न क्या है, 15। फिर आपसे पूछा हुआ है कि द रेजिस्टेंस विल बी, आपने रेजिस्टेंस बताना है, फिर से आपने यही रिलेशन यूज करना है, यही रिलेशन यूज करना है, मगर इस रिलेशन में आपने चार्जेस, इस रिलेशन को थोड़ा और कन्वर्ट कर देना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसी रिलेशन को मैंने नहीं मिटाना है। अब इस रिलेशन को आपको पता भी है कि EMF किसके इक्वल है, EMF किसके इक्वल था, I into R के इक्वल था, यानी सही मैंने लिख लिया, N चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय T। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब आपको पता है I करंट किसके इक्वल है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपको पता है कि करंट किसके इक्वल है, अभी मैंने करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सी
चेंज चार्जेस डिवाइडेड बाई टाइम, सही है, क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज ऑफ चार्जेस, ये फ्लक्स नहीं है, ये चार्ज है, चेंज ऑफ चार्ज, सही है। इसको मैं इस तरह सही लिखूँ, ये क्या है, चार्जेस, क्यू डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पर मैं आई की जगह क्यू डिवाइडेड बाई टी लिख सकता हूँ यानी, तो इसलिए मैं आई की जगह क्या लिखूंगा, क्यू डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू एन चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाई टी, सी। तो ये टी के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, चार्ज नीचे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। आप इस रिलेशन से फार्मूला क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रिलेशन बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाई, आपके साथ ये टी के साथ कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस चार्ज क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके साथ एक नया रिलेशन और बन गया। तो ये तमाम रिलेशन ये इस बेसिक फार्मूले से निकल रहे हैं, तमाम रिलेशन बेसिक फार्मूले से निकल रहे हैं। आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, उस फार्मूले को आपने कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो इसलिए रेजिस्टेंस आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, सही है। तो रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सही, उसी तरह नंबर ऑफ टर्न आपके साथ क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ फ्लक्स आपके साथ क्या है 20 माइक्रोवेबर, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6 माइक्रो किसके इक्वल है 10 रेज़ पावर -6 डिवाइडेड बाय आपके साथ चार्जेस कितने गुजर रहे हैं 5, सही है। तो आप सिंपल फाइंड करो, 5 1 5, 5 3 15, सही है, 5 3 15 आ गया। जो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, तो आपके साथ क्या आ गया 60 माइक्रो ओहम आपके साथ क्या बन गया, आंसर बन गया 60 माइक्रो ओहम। ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, 60 माइक्रो ओहम आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए आप ईएमएफ जो बेसिक रिलेशन था वो फैराडे लॉ का ये था ना, उस फैराडे लॉ के जो बेसिक रिलेशन से आपने ये तमाम फार्मूले बना लिए। तो अपने बेसिक रिलेशन को याद करना है, बाकी फार्मूले सारे क्या है आप खुद भी निकाल सकते हो। करंट का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस की जगह क्या आप पुट कर सकते हो, फिर उसको कन्वर्ट करके आप रेजिस्टेंस को मुख्तलिफ तरीकों से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 29, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बोथ, मतलब रिपीटेड एमसीक्यूज है, हर जगह आपको ये मिलेगा कि लेंज लॉ कौन सी लॉ पर बेस कर रहा है। तो लेंज लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। उसी का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल उसी तरह, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें टोटल एनर्जी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। पहले जितनी एनर्जी होगी बाद में भी उतनी ही एनर्जी होगी, तो इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एमसीक्यू नंबर 30, यहाँ पर एक डायग्राम दिवाने, द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द रिंग, ये मैग्नेट है जो इस रिंग की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज, सिंपल, बहुत आसान एमसीक्यू आपने समझना है कि ये मैग्नेट है, ये इस रिंग की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपसे पूछ रहा है फिर इस रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले आपने देखना है कि मैग्नेट का कौन सा पोल रिंग की तरफ मूव कर रहा है। एक बात आपने समझ लिया कि जो ये मैग्नेट है ये रिंग की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड रिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सही है, ये बात तो आपको समझ आ गया। सेकेंड बात ये कि मैग्नेट का कौन सा साइड, कौन सा पोल रिंग की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेट का कौन सा पोल मूव कर रहा है, साउथ पोल रिंग की तरफ मूव कर रहा है। साउथ पोल जब रिंग की तरफ मूव करेगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगी, इंड्यूस होगी, इसमें भी क्या होगी, फ्लक्स इंड्यूस होगी। फ्लक्स इंड्यूस होने की वजह से इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, साथ में करंट भी क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इसका साउथ पोल जब इसकी तरफ आएगा तो लेंज लॉ के मुताबिक जो काज होता है, जो मतलब करंट को किसने प्रोड्यूस किया, फ्लक्स ने यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स चेंज हो गया तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पर ये अपने जो प्रोडक्शन है, मतलब करंट को किसने प्रोड्यूस किया, वो अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए वो अपने काज को अपोज करेगा, किस तरह अपोज करेगा, तो ये साइड भी क्या बन जाएगा, साउथ साइड, ये भी क्या बन जाएगा, साउथ। तो आपने ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव किया, तो जब मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगी तो ये साइड भी क्या करेगा, एक्ट एज अ साउथ। तो इसलिए ये साइड क्या करेगा, इसको अपोजिशन देगा, अपने काज को अपोजिशन देगा, तो ये साइड क्या बन जाएगा, साउथ। तो साउथ बन जाएगा, जब साउथ बन जाएगा याद रखना जिधर भी साउथ बन जाता है वहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो इस रिंग में जो करंट का डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्या होगी, क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए में क्लॉकवाइज, बी में एंटी क्लॉकवाइज, सी में बोथ, ऑप्शन डी में क्या होगा, सर्कुलर, नहीं,
करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। जब आपने इस मैग्नेट को रिंग की तरफ मूव कर दिया तो यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल था, साउथ पोल, तो ये भी क्या था, साउथ पोल ही बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, अपोजिशन देगा, अपनी कास को अपोजिशन देगा। तो ये साइड भी साउथ की तरह बन जाएगा। तो ये साइड साउथ की तरह जब बन गया तो जिधर भी साउथ पोल बनता है वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। ये आपने याद रखना है। तो करंट की डायरेक्शन इस रिंग में क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब इसी डायग्राम को आपने देखना है, यहाँ पर इसी डायग्राम से रिलेटेड मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सेकंड एमसीक्यूज भी इसी से रिलेटेड है, जो 31 एमसीक्यूज है। इन द अबव फिगर, इसी फिगर में, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द रिंग, अगर हम मैग्नेट को रिंग से अवे मूव करें, अब टुवर्ड मूव कर रहे थे फर्स्ट एमसीक्यूज में, अब सेकंड केस में क्या करें, अगर हम इस मैग्नेट को क्या करें, अवे मूव करें, सी देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इस जो सर्कुलर रिंग है इसमें अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब हम इस मैग्नेट को क्या करें, इससे अवे मूव करें। हम अवे मूव कर रहे हैं, जो मैग्नेट के करीब वाला साइड है, ये साइड जो इसके साथ है, ये कौन सा साइड है, साउथ पोल, इसको क्या कर रहा है, फेस कर रहे हैं। जब आप इसको अवे मूव करोगे, तो जब अवे मूव करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ये वाला साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। कब नॉर्थ बन जाएगा, जब आप इस मैग्नेट को दूर ले जाओगे। जब दूर ले जाओगे तो इंड्यूस EMF का होगा, फ्लक्स कम चेंज होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा कि इसमें इंड्यूस करंट ही प्रोड्यूस हो जाए। किस तरह वो प्रोड्यूस करेगा, इस साइड को क्या बनाएगा, नॉर्थ, ताकि यहाँ पर अट्रैक्शन बन जाए। अट्रैक्शन बन जाएगा, वापस से मैग्नेट अपनी तरफ क्या करे, खींच दे। तो इसलिए जब ये मैग्नेट इससे, ये जो मैग्नेट इससे अवे मूव करेगा, जब अवे मूव करेगा तो ये जो कॉइल का जो ये साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ। और जिधर नॉर्थ साइड बनता है वहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जिधर नॉर्थ जो में क्या है, जिधर नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ साइड बनता है, जिधर नॉर्थ पोल बन जाए ना, तो वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जहां पर साउथ पोल बन जाए वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इसलिए आप मैग्नेट अवे मूव कर रहे हैं, मैग्नेट अवे मूव करने की वजह से ये रिंग वाला ये साइड क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। जिधर नॉर्थ पोल बनेगा वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए में क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब इसलिए जिधर नॉर्थ बनेगा वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 32, A coil having the rate of magnetic flux is 30 वेबर पर सेकेंड। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब एक सेकेंड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 30 वेबर पर सेकेंड, 30 वेबर पर सेकेंड। द नंबर ऑफ टर्न इन इज, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्न क्या गिवन है, 5। द लेंथ ऑफ अ कॉइल इज 20 सेंटीमीटर। आपको जो लेंथ का कॉइल दिया वो 20 सेंटीमीटर है। द इंड्यूस EMF इन द कॉइल इज, इस कॉइल में कितना इंड्यूस EMF होगा, इस कॉइल में EMF कितना इंड्यूस होगा, इस कॉइल में EMF कितना इंड्यूस होगा। तो सिंपल ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ऑप्शन एफ भी यहाँ पर दे देना कि ऑप्शन एफ क्या है, ऑप्शन एफ नन। सही, ऑप्शन बी इसमें लिख देना नन, एफ। आपसे पूछा हुआ है कि रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है कि जो फ्लक्स आपको दे रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल EMF क्या करोगे, EMF का फार्मूला आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, नंबर ऑफ टर्न्स BA डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, डिवाइडेड बाय टाइम। आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न कितनी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न आपको क्या है, 5। तो यहां पर लिख देना 5 मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई T। आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, आपको रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 30 वेबर पर सेकेंड। तो सिंपल 30 वेबर डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 1 सेकेंड। तो सिंपल आपको दोनों इकट्ठे गिवन है क्योंकि रेट वेबर पर सेकेंड है। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखो 30 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 1 सेकेंड। और आपके साथ एरिया इनडायरेक्टली गिवन है, आपको गिवन है लेंथ। कॉइल का जो एक साइड है उसका लेंथ क्या है, एरिया आपके साथ क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तब आपके साथ क्या बन जाएगा, एरिया। तो एक साइड जो उस कॉइल का है उसका जो एरिया मतलब एक कॉइल का जो लेंथ है, जो एक कॉइल का जो साइड है उसका जो लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या बन जाएगा, जब आप लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया बन जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर वहां पर गिवन है, तो 20 को क्या करोगे, एरिया किस तरह बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो एरिया 20 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या बन जाएगा, 2 2 4 और 2 0, 20 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सही है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, सही है। 400
अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। आप किस तरह मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, सिंपल इसको किस चीज़ से डिवाइड करोगे, मैं आपको सिंपल एक बात समझाता हूँ। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो आपको पता है कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर में किस तरह आते हैं, वो बात को आपको तो समझ आता है कि जब आप सिंपल सेंटीमीटर से मीटर में आते हो तो 100 से डिवाइड करते हो। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आ जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, पहले 100 से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आप सिंपल सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सही है, 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, 100 नहीं बल्कि 10,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 4 बल्कि 5, कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से आप मीटर में जा रहे थे, 100 से डिवाइड करोगे। अब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाओगे तो मतलब क्या करोगे, 1000 नहीं बल्कि 10,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बनेगा, 10,000 ही बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मैं मीटर में किस तरह कन्वर्ट करूंगा, इसको 400 को 10,000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो सिंपल 10,000 से मैंने डिवाइड कर लिया और नीचे 1 सेकेंड का रेट ऑफ फ्लक्स टाइम क्या है, 1 सेकेंड, वो लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, सिंपल नीचे क्या बच गया, 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, सही है। 3 डिवाइडेड बाई 2, और बल्कि यहाँ पर क्या है, 4 भी बच गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सी 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, क्या बन गया, 3 2 जार 6। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, 6 वोल्ट, इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। मैं समझ आता कि इसका 6 वोल्ट आंसर नहीं बन रहा, तो इसलिए मैंने एफ ऑप्शन में क्या लिख दिया, नन लिख दिया, ताकि कोई स्टूडेंट इसको हल कर रहा हो ताकि वो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैंने डी ऑप्शन भी, एफ ऑप्शन भी लिख दिया, नन। तो सिंपल आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न आपके साथ क्या है, 5, आपने 5 लिख लिए। आपके साथ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब B डिवाइडेड बाई T जो एक साथ गिवन है वो क्या है, 30 वेबर पर सेकंड, आपने यहाँ पर लिख लिया 30 वेबर पर सेकंड। और आपके साथ जो कॉइल है उसका एक साइड का जो लेंथ गिवन है वो 20 सेंटीमीटर। तो कॉइल का एरिया क्या बन जाएगा, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे, एक साइड का लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, तो दो साइड का क्या बन जाएगा, सिंपल 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या करोगे, 400 को किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 400 के साथ 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 30 के साथ 1 जीरो है तो 1 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर नीचे क्या बच गया, सिंपल 10, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 2 बच गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो सिंपल यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 2, 3 2 जार 6, तो आंसर क्या बचेगा, 6 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 33, एमसीक्यू नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक रिंग है और ये रिंग क्या है, यहाँ से कट है, मतलब ये रिंग क्या है, क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, सही है, ये रिंग क्लोज नहीं है। तो जब आप इसमें यहाँ पर क्या लिखा होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसमें क्या होगी। और ये मैग्नेट क्या है, आपको एरो से नजर आ रहा है कि ये मैग्नेट क्या है, जो मैग्नेट है वो रिंग की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड रिंग, सही है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर रिंग क्लोज नहीं होगा, अगर रिंग क्लोज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, क्या, अगर रिंग क्लोज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, मगर जो इसमें करंट होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, वो जीरो होगा, इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, जब सर्किट क्लोज नहीं होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता। अगर यहाँ पर सर्किट क्या है, ओपन है, यहाँ पर सर्किट क्या है, ओपन है, तो इसलिए इसमें इंड्यूस करंट तो जीरो होगा, मगर इंड्यूस ईएमएफ जीरो नहीं होगा। या आपसे पूछा हुआ कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जब इसमें करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा, क्लोज लूप है, ये क्या है, ओपन है, ये क्लोज लूप नहीं है, क्लोज लूप। अगर याद रखना जो लेंस ला है, यहाँ पर लेंस ला क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को डील करता है। अगर लूप ओपन था तो उस पर लेंस ला की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होती, मतलब वहाँ पर लेंस ला एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए ये रिंग क्या है, ये जो सर्किट है या रिंग है, ये क्या है, ओपन है। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगी मगर इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए जब करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसका डायरेक्शन कहाँ से आएगा, तो इसलिए नो डायरेक्शन, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट बन जाएगा, ए, नो डायरेक्शन, क्योंकि इंड्यूस करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, लूप क्या है, ओपन है। एमसीक्यू नंबर 34, एमसीक्यू नंबर 34 में क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी। अब आपसे पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, ये एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज दोनों क्या है, सेम है, सिंपल। यहाँ पर क्या था, जो नियरेस्ट साइज था इस रिंग की तरफ अब मूव कर रहे थे, क्या थे, साउथ था, क्या था, साउथ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉर्थ।
जब आप इस मैग्नेट को आपको डायरेक्शन भी गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये मैग्नेट क्या है, रिंग की तरफ जा रहा है, आपको एरो का निशान दिया हुआ है कि ये मैग्नेट क्या है, टुवर्ड रिंग जा रहा है, मैग्नेट क्या है, टुवर्ड रिंग। और मैग्नेट का जो साइड है वो कौन सा साइड रिंग की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल जा रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की तरफ जा रहा है। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की तरफ जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इस रिंग में क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोज रिंग है, इस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए रिंग का ये साइड भी एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल और ये साइड क्या करेगा, एज अ साउथ पोल। रिंग का ये साइड क्या करेगा, एज अ नॉर्थ पोल और ये साइड क्या करेगा, एज अ साउथ पोल। मैंने आपको बता दिया जिधर नॉर्थ पोल बनेगा, जिधर नॉर्थ पोल बनेगा वहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये मैग्नेट इस रिंग की तरफ जा रहा है, रिंग की तरफ जा रहा है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ये साइड भी क्या करेगा, एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। तो ये साइड भी एक्ट एज अ नॉर्थ पोल करेगा। जब ये साइड भी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल है ना, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आप इसका अपोजिट करोगे, मतलब अपोजिट का मतलब क्या है, इस तरह भी आ सकता है। अगर आप मैग्नेट को इससे आगे मूव करोगे, आगे मूव करोगे तो यहाँ पर कौन सा साइड बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। जब यहाँ पर साउथ पोल बन गया ना, साउथ पोल बन गया तो करंट की डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज होगी। अपोजिट भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ केसेस आ सकते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम और एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 35, द मैग्नेट इज फॉल ऑन द रिंग, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हेन व्यूड। यार बस यार दा कर वीडियो खराब सब दा वीडियो जो याना का मुहासरा कर लिया और तुर्कों को जबरदस्त शिकस्त। Excuse number 35, the magnet is fall on the ring, the direction of current is when viewed from above। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है कि जब आप ऊपर से देखोगे ना तब डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी। एक तो सिंपल था, आप मैग्नेट को रिंग की तरफ ले जाना और रिंग से दूर ले जाना, वहां पर करंट की डायरेक्शन आपको पता चलता था। अगर रिंग में नॉर्थ पोल बनता था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर रिंग में साउथ पोल बनता था तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको उसी तरह सिस्टम हुई है, मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यूड फ्रॉम अबाउट। कंडीशन ये गिवन है कि जब आप एक मैग्नेट है, आप इस रिंग की तरफ, इसको यहाँ पर डायरेक्शन भी गिवन है आपको, ये क्या है कि ये रिंग इस, मतलब ये मैग्नेट इस क्लोज रिंग की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ से देखोगे, यहाँ से देखोगे ना, ऊपर की तरफ से इसको देखोगे तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऑप्शन ए में एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी में क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में नन। एक बात तो आपको समझ आए, ये नॉर्थ पोल है तो ये रिंग की तरफ आ रहा है, तो ये साइड भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, जबकि ये साइड क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगर आप इसको ऊपर की तरफ से देखोगे, जब आप इसको ऊपर की तरफ से देखोगे तो आपको रिंग का कौन सा पोल नजर आएगा, नॉर्थ पोल नजर आएगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ से देखोगे, बॉटम की तरफ से देखोगे तो रिंग का कौन सा साइड नजर आएगा, साउथ पोल। तो मैंने बताया था जिधर नॉर्थ पोल बनता है वहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जहां पर साउथ पोल बनता है वहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। अगर आपने ऊपर से देख लिया तो यहाँ पर आपको रिंग की कौन सी पोल नजर आ रही है, नॉर्थ पोल। तो करंट की डायरेक्शन इस रिंग में क्या होगी, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इसी डायग्राम को आपने देखना है, इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू है। यहाँ पर क्या है, इन द अबव फिगर, इसी फिगर में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, आप लोगों को इंड्यूस करंट की फिर से डायरेक्शन बतानी है व्हेन व्यूड फ्रॉम द बॉटम। अगर आप इसको नीचे की तरफ से देखोगे, आपने पहले क्या किया, इसको ऊपर की तरफ से देखा तो आपको रिंग का नॉर्थ पोल नजर आ रहा था, सही है। तो मैग्नेट हालांकि रिंग की तरफ मूव कर रहा है, रिंग की तरफ मूव कर रहा था, तो आपने ऊपर से देखा ये आपको रिंग का कौन सा पोल नजर आ रहा था, नॉर्थ। अगर आप इसको अभी नीचे की तरफ से देखोगे, यहां से देखोगे ना, नीचे की तरफ से, इस तरफ से आप यहां पर देखोगे ना, अगर आप इसको नीचे की तरफ से देखोगे ना तो आपको कौन सा पोल नजर आ रहा है, क्योंकि रिंग, मैग्नेट रिंग की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेट का कौन सा पोल रिंग की तरफ आ रहा है, नॉर्थ। तो ये करीब वाला पोल भी कौन सा बन जाएगा, करीब वाला साइड पर कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। जबकि ये अपार्ट वाला, दूर वाला साइड कौन सा बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अगर आप इसको बॉटम की तरफ से देखोगे, बॉटम से देखोगे तो आपको कौन सा साइड नजर आ रहा है, साउथ पोल नजर आ रहा है। जिधर साउथ पोल बनता है वहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन में क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर आप नीचे की तरफ से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, अगर आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 37, ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत आसान सी बात है, ओहम लॉ कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। एक तो नॉन ओमिक डिवाइसेस है, नॉन ओमिक डिवाइसेस आपको पढ़ाया था मैंने ओहम लॉ में, नॉन ओमिक डिवाइसेस सारे ग्राफ भी बनाए थे। यहाँ पर तो नॉन ओमिक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, डी में क्या लिखा हुआ है, आल।
तो यहाँ पर याद रखना ओहम लॉ ट्रांसफार्मर में ओबे नहीं होता, ओहम लॉ ट्रांसफार्मर में ओबे नहीं होता। ओहम लॉ मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज और करंट में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट करंट था ओहम लॉ के मुताबिक। तो वहाँ पर जबकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट का इन्वर्स रिलेशन है, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए ओवरऑल पावर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पावर किसके इक्वल होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। जब वोल्टेज बढ़ जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, करंट को कम कर देता है। तो इसलिए एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए ओवरऑल आंसर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए पावर ट्रांसफार्मर में पावर है, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ओहम लॉ एप्लीकेबल ट्रांसफार्मर में नहीं होता। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 38, अ कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 5, आपके साथ एक कंडक्टर है, उसका लेंथ क्या है 5 मीटर, मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, आपके साथ वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड के साथ उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है 2 टेस्ला, एट एन एंगल क्या है 30 डिग्री, द EMF विल बी, वहां पर EMF क्या होगी। बहुत आसान एमसीक्यूज है, इस तरह एमसीक्यूज हमने 2-3 कर लिए भी है। सिंपल है, फार्मूला क्या है, मोशनल EMF E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। सही है। आपको क्या गिवन है, एंगल भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ भी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो सिंपल EMF आएगा। वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है 2 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या गिवन है 5, जबकि साइन थीटा कितना गिवन है, थीटा आपको कितना गिवन है 30 डिग्री। साइन 30 कितने के इक्वल होता है, साइन 30 आपके साथ 1/2। तो इसलिए साइन 30 की जगह मैं क्या लिखता हूँ, साइन 30 अगर आप कैलकुलेशन में लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। सही है। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके साथ क्या आएगा, आंसर आपके साथ आएगा ऑलमोस्ट 50 वोल्ट। EMF क्या आ गया 50 वोल्ट। ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, करेक्ट होगा, 50 वोल्ट इसका आंसर है। सिंपल फार्मूला आपने लगा देना है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 39, अ लूप ऑफ एन एरिया, एक लूप है उसका एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, लूप का एरिया आपको क्या है 2 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग विथ 4 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर रोटेटिंग विथ 4 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी गिवन थी, लीनियर, और वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो इसलिए वहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। अब एक और फार्मूला यूज होगा ट्रांसफार्मर का। रोटेटिंग विथ 4 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है रेडियन पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है परपेंडिकुलर है, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या है 2 टेस्ला। द नंबर ऑफ टर्न क्या है आपके साथ 50, द मैक्सिमम EMF विल बी। अब यहाँ पर एक और रिलेशन हमारे साथ डेवलप हो रहा है। आपने EMF का मैक्सिमम EMF, पीक EMF क्या, मैक्सिमम या पीक EMF का आपने एक और फार्मूला याद करना है कि E इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने याद करना है। नवाब, इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, नवाब साइन थीटा, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो नवाब। इनका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, W का मतलब क्या है ओमेगा, इसको हम ओमेगा प्रमोशन, इसका मतलब क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ए का मतलब एरिया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा हमारे साथ क्या है एक एंगल है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो वेलोसिटी और क्या जो आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड हुआ क्या है परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90 डिग्री। तो इसलिए साइन 90 किसके इक्वल होता है 1। तो इसलिए साइन थीटा की जगह आप 1 लिखो तो 1 लिखो ना या लिखो, वहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए फार्मूला क्या बन गया नवाब। नंबर ऑफ टर्न आपके साथ कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न आप 50 मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी क्या है 40, एरिया आपके साथ क्या है 2 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ क्या है 2 टेस्ला। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करो, आपके साथ आंसर क्या आएगा 5 4 जार 4 1 4 4 2 जार 4 3 जार 12, 5 4 जार क्या बन जाएगा 20। सही है। तो 2 0 आप साथ में लिखना, 200 बन जाएगा, 2 2 जार क्या बन जाएगा 4, एक और 0 यहाँ पर लिख देना। सही है 2000 बन जाएगा, क्योंकि जब 50 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें 5 4 जार 20 और 2 0 ये बन जाएगा तो 2000 बन जाएगा। तो 2000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 4 1 4 4 2 8, 8000 क्या बन जाएगा, EMF क्या बन जाएगा 8000 बन जाएगा, 8000 वोल्ट। तो ये आपका क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। सही है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 5000, 8000, 10000, 1 सिंपल 50 वोल्ट। तो 8000 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 40,
एमसीक्यू नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला। आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो गिवन है 10 टेस्ला। परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द कॉइल, आपके साथ एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, सही है, सेंटीमीटर में पुट नहीं करना है। हैविंग टर्न, आपके साथ जो टर्न है वो क्या है 10। द ईएमएफ इज 2 वोल्ट, ईएमएफ भी गिवन है, द टाइम विल बी। अब आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। सिंपल, फिर से आपने फराडेला का फार्मूला यूज करना है। फराडेला का फार्मूला क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू, ईएमएफ किसके इक्वल था, ईएमएफ इज इक्वल टू एन चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, बी ए। फ्लक्स किसके इक्वल था, वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ पर क्या रहा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया। तो इसलिए मैं फ्लक्स की जगह क्या लिखूंगा, बी ए। यहाँ पर क्या बात करें, बी ए डिवाइडेड बाई आपके साथ नीचे क्या आएगा, टी। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, क्या आपको गिवन है एरिया कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द कॉइल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द कॉइल क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए एरिया आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो सिंपल यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो। आपने क्या देखना है कि नंबर ऑफ टर्न क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। आपके साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, नंबर ऑफ टर्न भी हो गया। एरिया आपके साथ क्या है 10, एरिया 10 है, इसका मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपने क्या करना है, अगर आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे, इसको एरिया आपके साथ क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप क्या करोगे, किस से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो किस से डिवाइड करोगे, 10,000 से डिवाइड करोगे। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करोगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो मैंने अभी बता दिया कि किस से डिवाइड करोगे। अगर सिंपल सेंटीमीटर था तो फिर 100 से, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर किससे 10,000 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000, सही है। तो ये एरिया आपके साथ क्या आ गया, और टाइम आपके साथ क्या है, टाइम आपने फाइंड करना है, सही है, मल्टीप्लाई बाई टी। इसको मैं यहाँ पर अरेंज करके लिखता हूँ, सही है। ईएमएफ क्या आपने क्या फाइंड करना है, टाइम, इसलिए सही अरेंज करके लिख रहा हूँ, सही है। ईएमएफ नीचे आ जाएगा, सही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न आपके साथ क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है 10, एरिया आपके साथ क्या है 10 डिवाइडेड बाय, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर स्क्वायर में। तो नीचे किससे डिवाइड करोगे, 10,000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ क्या है, ईएमएफ अभी नीचे आ गया। ईएमएफ आपके साथ क्या है 2 वोल्ट। आपने टाइम फाइंड करना है तो टाइम इधर और ईएमएफ यहाँ पर, इन दोनों की जगह शिफ्ट हो जाएगी। सिंपल, यहाँ पर एक जीरो के साथ कैंसिल हो गया, सही है। ये जीरो इस जीरो के साथ क्या हो गया, कैंसिल। ये जीरो इस जीरो के साथ क्या हो गया, कैंसिल। तो नीचे क्या बच गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 20। आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। यहाँ पर ऑप्शन कोई भी सही ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देना, डी ऑप्शन में क्या लिख देना है। तो आपके साथ आंसर क्या गया, हमने सही हल किया या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न हमारे साथ क्या है 10, सही। आप इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमारे साथ बी हमारे साथ क्या है 10, इसी तरह एरिया आपके साथ क्या है 10। तो इसको आप अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 10,000 से डिवाइड करोगे, 1 2 3 30 कैंसिल हो गया, नीचे 10 रह गया, 2 10 20, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 सही हल किया। ऑप्शन डी लिख देना, 1 डिवाइडेड बाई 20। आप इसको फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, सही है। तो यहाँ तक आपने सिंपल ये फार्मूले को याद रखना है, बाकी सारा कंसेप्ट एक ही है। तो इसलिए यहाँ तक अगर आपने नोट करना है तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।